ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑन द 17 सितंबर 2025। और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट सूडो कोड्स। ठीक है, सूडो कोड के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमने जो पढ़ा था पहले, हमने इनिशियली स्टार्ट किया था प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक साइकिल फॉलो करनी होती है, दैट इज द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और वो साइकिल जब पूरी हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम बन जाता है। आपने देखा होगा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे पास सबसे पहला स्टेज जो था वो एनालिसिस स्टेज था, अगर आपको याद हो। वो हमने पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास डिजाइन स्टेज था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होती है, डिजाइन था। फिर उसके बाद होती है कोडिंग। याद है, कोडिंग का मतलब हम उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। और आखिर में जो होता है वो होता है टेस्टिंग। ये चीजें हमने पढ़ी थी कि एक प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होता है। तो यू रिमेम्बर के एनालिसिस स्टेज में जो चीज हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने एब्स्ट्रैक्शन। दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, साथ साथ बताते जाओ। डिकम्पोजिशन। ठीक है। एक और पास पेपर में आपको मैंने चीज कराई थी, दैट इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये भी इसी का पार्ट था। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, कि क्या क्या आपको चाहिए, ये चीजें हमने पढ़ी। डिजाइन में आपको याद होगा कि मैंने दिखाया था कि डिजाइन में तीन चीजें होती हैं। एक आपके पास होता है स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट, इसको अगर मैं यहाँ से मिटा दूं, नीचे लिख लूं तो ज्यादा बेहतर है। कि डिजाइन के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट। और उसके बाद जो होता है फिर होता है हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है सूडो कोड। सूडो कोड, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये हमने कैसे पढ़ा था और क्या था। उसके बाद जो हमारे पास होता है नंबर 3 पे, जब हम सूडो कोड लिख लेते हैं तो फिर हम लिखते हैं कोडिंग। और नंबर 4 पे फिर हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी, बाकी दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हो कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग है। ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम महानूर। बेटा इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो सवाल करो ना वो टॉपिक रिलेटेड करो, इसलिए करो कि अभी मैं टॉपिक पे तुमसे बात करूं। अब सारे बच्चे अगर एक ही का अलग अलग सवाल करोगे तो यकीनन फिर वो सवाल मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। नोट जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपके आज ही अपलोड हो जाएंगे। वैसे मैंने नोट्स अपलोड किए हैं, जो भी ये पढ़ा रहा हूँ ये भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं जब कहूंगा ना कि अब आप सवाल पूछो तो फिर आप लोग पूछना, फिर मैं कर दूंगा। अभी जैसे हर एक बच्चा अलग अलग सवाल पूछेगा तो फिर मुश्किल होगी। माहिन चैट आ रही है तुम्हारी। तो डिजाइन की अगर हम बात करें तो डिजाइन के फेज में तीन चीज है। डिजाइन का फेज क्या होता है, डिजाइन के फेज के अंदर आप विजुअली बताते हो कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो दिखेगा कैसा। वो दिखेगा कैसा, यहाँ आप देख सकते हो कि डिजाइन तीन तरह से है। डिजाइन के अंदर एक तो आपको याद होगा स्ट्रक्चर चार्ट था, जो मैंने बताया था कि जैसे फैमिली ट्री होती है जिसमें मॉड्यूल्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर चार्ट के जरिए डिजाइन बता सकते हो, नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ। नंबर 2, जो आप डिजाइन बता सकते हो वो फ्लो चार्ट के जरिए बता सकते हो। फ्लो चार्ट की डिटेल में तकरीबन 15-20 दिन लगेंगे जाने जाने में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर चार्ट पहला। दूसरा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। इन मुख्तलिफ सिंबल्स के जरिए हम अपना सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। ये मैं आज तुम्हें फ्लो चार्ट का एक बेसिक तो बताऊंगा। तीसरी चीज होती है सूडो कोड। जो हम सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं वो सॉल्यूशन हम प्लेन इंग्लिश के जरिए करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर चार्ट बिल्कुल फैमिली ट्री की तरह होता है।
तो सूडो कोड जो है वो प्लेन इंग्लिश होती है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन लिखने जा रहे हो तो वो तुम्हारा सॉल्यूशन यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट होता है। वालेकुम अस्सलाम शिजा। अब हम फिर फोकस करते हैं। अब ये तो कोडिंग बता रहा है ना, हम कोडिंग नहीं देखते, हम सिर्फ फोकस करते हैं किसके ऊपर। ये जो तीन बताए हैं मैंने, स्ट्रक्चर चार्ट बताया है, फ्लो चार्ट बताया है, और तीसरा सूडो कोड। आज की क्लास में इस पे बात करेंगे और फिर सूडो कोड से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। शीजा, मैंने अभी तक बताया है कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो चार हिस्से होते हैं, वो चार हिस्से ये थे: एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। आज का टॉपिक हमारा जो चलेगा वो स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट और सूडो कोड के ऊपर बात करेंगे हम। तो स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो आपको बताया गया कि डिजाइन जो है उसमें पहली चीज, यानी हम किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो डिजाइन के जरिए बता सकते हैं। तो डिजाइन में बता रहा है कि अगर आप लेट सपोज एक अलार्म ऐप बनाने जा रहे हो तो उस अलार्म ऐप में तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कि आप अलार्म सेट करते हो, ठीक है, अलार्म सेट करते हो, और उस अलार्म के सेट करने में भी दो ऑप्शन होते हैं कि टाइम सेट करते हो और अलार्म को ऑन एंड ऑफ करते हो। दूसरी जानिब जो दूसरा ऑप्शन आ सकता है वो टाइम चेक करने का आता है कि क्या टाइम एक्यूरेट है या नहीं है। और अगर आप साउंड अलार्म पे जाते हो तो साउंड अलार्म में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि या तो साउंड 2 मिनट्स के लिए प्ले करो, या रीसेट करो, या फिर चेक किया स्नूज करो। तो ये होता है, यानी जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर चार्ट का, यानी कि स्ट्रक्चर चार्ट दिखता कैसे है कि उसमें आप एक मेन मॉड्यूल्स करते हो, तो उन मेन मॉड्यूल्स के जो मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं वो आप डिस्प्ले जो करते हो, इस चीज को हम कहते हैं स्ट्रक्चर चार्ट। इसके पास पेपर में दो सवाल आए हैं, आई विल सी कि आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में मैं करवा सकूं। बट ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर चार्ट का स्ट्रक्चर तुम्हें याद होना चाहिए कि उसमें होता ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगल होता है, वो हाँ रेक्टेंगल ही हो जाएगा जो बॉक्स है। तो और उस बॉक्सेस के अंदर जितने मजीद सब मॉड्यूल्स हैं फिर वो मजीद रेक्टेंगल के जरिए आप डिवाइड करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर चार्ट है। इसकी डेफिनेशन भी ये थी कि स्ट्रक्चर चार्ट शोज द डिजाइन ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ हायरार्कल वे। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। कहता है कि स्ट्रक्चर डायग्राम्स आर हायरार्कल वे ऑफ शोइंग हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड। यानी वो बता रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप उसको जो ब्रेक डाउन करते हो हायरार्कल वे में। अब जैसे आपका फैमिली ट्री होता है तो वो भी हायरार्की होता है ना, कि आपके दादा, फिर दादा के बाद आपके अब्बू, चाचा, ताया, और फिर आपके अब्बू के बच्चे, है ना। हायरार्की की मीनिंग ये होती है उमर, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं कहता हूँ कि ये एक फैमिली ट्री है, ठीक है। तो फैमिली ट्री का मतलब ये है कि एक साहब हैं अहमद साहब, ऐसे समझ लो। हायरार्की में ये बताता है कि सबसे मेन ऑब्जेक्ट कौन है, और फिर वो ऑब्जेक्ट के नीचे कौन लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा अहमद साहब है। अहमद साहब के अब तीन बच्चे हैं, एक है अली, ठीक है, एक है बासित, हो गया, और एक है लेट सपोज याहया। ये अहमद साहब के तीन बच्चे हैं। अब उसके बाद उनमें से जो एक बच्चा है उसका नाम है अली, और अली के दो बच्चे हैं, उनका नाम है आमना, ठीक है, और दूसरे का नाम लेट सपोज है दानियाल। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हायरार्की पता चल रही है कि आमना और दानियाल के जो फादर हैं वो अली हैं, और अली के जो फादर हैं वो अहमद है। अब आ रही है बात समझ में। दूसरा, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, अगर आपको प्रॉब्लम दी जा रही है, मैंने मिसाल आपको दी थी कि अगर हमें दो नंबर ऐड करना है, तो फ्लो चार्ट से पहले मैं आपसे बात करता हूँ सूडो कोड पे। अगर आपको याद हो सूडो कोड, तो मैंने आपको बताया था कि सूडो का लफ्ज जो होता है ना उसका मतलब होता है फॉल्स कोड। अपने पास आप नोट कर सकते हो कि सूडो का मतलब होता है फॉल्स कोड। और ये क्या करता है, ये आपके सॉल्यूशन को इंग्लिश लैंग्वेज कीवर्ड्स के जरिए रिप्रेजेंट कराता है। मैंने मिसाल दी कि अब हम कहते हैं कि राइट अ सूडो कोड टू इनपुट टू नंबर। एक आप सूडो कोड बनाओ जिसमें दो नंबर आपने इनपुट करने और आउटपुट करना है उनका सम। तो ये प्रॉब्लम है। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि दो नंबर का सम मुझे बताओ, तो आप सबसे पहले मुझसे क्या पूछोगे? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क मी? मैं आपसे कहता हूँ मुझे दो नंबर का सम दो, तो इसका जवाब कौन देगा? रेज योर हैंड।
चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम रजित से बात, अलीना से पूछते हैं। तो अलीना, तुम्हारे पास माइक एक्सेस है? माइक पे आओ। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अलीना, मैं आपसे कहता हूँ दो नंबर सम करो, तो सबसे पहले आप मुझसे क्या पूछोगी? तो मैं आपसे फर्स्ट नंबर मांगूंगी। आप बोलोगी सर आप मुझे नंबर तो दें, तो इसका मतलब है यू विल आस्क इनपुट ए, और फिर उसके बाद दोबारा क्या करोगी? फिर मैं आपसे पूछूंगी कि सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर दूसरा नंबर। फिर तुम मुझसे ये भी पूछोगी कि सर दूसरा नंबर भी तो बताएं। दूसरा। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अलीना मुझे दो नंबर का सम करके दो, तो आप मुझसे दो सवाल करोगी। सर व्हाट इज द फर्स्ट नंबर एंड व्हाट इज सेकंड नंबर, इजंट इट? यस सर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले जो काम होगा वो होगा इनपुट नंबर वन एंड नंबर टू। फिर क्या होगा नेक्स्ट? फिर जो मैं नंबर वन नंबर टू दूंगा, अब मैं अलीना को देता हूँ सेवन एंड नाइन। अलीना को जो मैंने नंबर दिया वो दिया सेवन एंड नाइन। अब अलीना उसके जवाब में मुझे क्या बताएंगी सेवन और नाइन के बाद? 15। सेवन, फंक्शन क्या करना होगा? है ना? तो अब आप मुझे आउटपुट पे जवाब दोगी। तो दैट सेवन एंड नाइन विल गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द सम वेरिएबल। जो सेवन और नाइन की वैल्यू 16 है वो सब में चली जाएगी। और फिर जब अलीना से मैं जवाब पूछूंगा तो अलीना कहेंगे 16। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे दो नंबर का एडिशन चाहिए था, तो उसका सॉल्यूशन अलीना ने मुझे इस तरह से बताया कि आप पहले इनपुट कराएं, फिर उसके बाद वो सम होगा और फिर आउटपुट होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है बच्चों? ये सबसे बेसिक सूडो कोड है। ये बात नहीं समझ में आती इब्राहिम को? इब्राहिम, सूडो कोड का मतलब ये होता है फॉल्स कोड। फॉल्स कोड हमेशा जब भी हम लिखते हैं तो वो हमेशा हम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब भी हमें चाहिए होता है, तो हमेशा किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है। ऐसा ही है। अगर हम सूडो कोड लिख रहे हैं, अब हम डिस्कस करते हैं भाई सूडो कोड। तो सूडो कोड की डेफिनेशन अपने पास लिखो कि सूडो कोड इज अ वे टू राइट सॉल्यूशन यूजिंग यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट। मुस्तफा, ये बात की बात है थोड़ी सी ना, यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, तो इस चीज को हम सूडो कोड कहते हैं। तो सूडो कोड की पहली चीज मैंने आपको यही बताई थी कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि मैं कहता हूँ कि राइट, अच्छा, जब भी सॉल्यूशन लिखा जाता है ना, किसी भी चीज का सॉल्यूशन लिखा जाता है, हाँ, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स। तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन जब लिखा जाता है, व्हेन यू राइट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, आप केमिस्ट्री या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते होगे, तो शायद आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा किसी भी चीज के सॉल्यूशन के लिए वहां पर तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर वन, हमारे पास उसका इनपुट क्या है, लाइक क्या क्या चीजें हम इंटर कर सकते हैं। नंबर टू, उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है। एंड नंबर थ्री, जब वो प्रोसेस हो जाए तो वो आउटपुट क्या देगा। क्या ऐसा होता ही नहीं होता? भाई आप भी मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आते हो, या आपके पास आपका दोस्त कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप पहला सवाल करते हो ना, भाई तुम्हारे पास क्या है, व्हाट यू हैव, व्हाट डाटा यू हैव। तो वो आपको बताते हैं मेरे पास ये है। देन यू टेल देम कि हाँ भाई ये इसका प्रोसेस होगा, और इन दी एंड जब ये काम हो जाएगा तो इसका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। डू यू एग्री एवरीवन? तो अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूडो कोड, इसमें आपको मुख्तलिफ सवालात मिलेंगे, और उस सवाल को आपने सोच के हल करना है। लेकिन हर दफा आपको इन तीन चीजों को याद रखना होगा कि इन तीन चीजों के बिना आपका सॉल्यूशन होगा नहीं, है ना? तो बेसिकली वी नीड टू एक्सेस डाटा, प्रोसेस इट एंड टर्न इनटू आउटपुट। बिल्कुल सही कह रही हो मानूर। नॉर्मल सिनारियो भी यही है। जैसे अभी मैं आज तुम्हें टॉपिक समझा रहा हूँ, तो तुम लोग की प्रॉब्लम है कि आज हमें टॉपिक समझना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा इनपुट। इनपुट का मतलब है पहले मैं कुछ तुम्हें दूंगा, प्रोसेस, फिर तुम सोचोगे, जब तुम सोच लोगे और जब मैं तुमसे पूछूंगा तो फिर तुम उसका जवाब भी दोगे। डू यू एग्री एवरीवन? तो बात यहाँ पे हो रही थी कि हमारे पास एक सवाल आया था। बेटा आगे बढ़ेंगे तो आएंगे ना लीना, थोड़ा सा रुको, धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी। तो अब यहाँ पर सूडो कोड का मतलब है अब आपको मैं मुख्तलिफ सवाल देता रहूंगा, है ना? तो मुख्तलिफ सवाल देता रहूंगा और आप मुझे उसके जवाबात देते रहोगे। लेकिन जब भी जवाब दोगे वो हमेशा इन तीन चीजों को मद्देनजर अपने जहन में रखते हुए दोगे। तो मैंने तुम्हें एडिशन वाला तो करा दिया, ठीक है? एडिशन वाले में, ठीक है, एक मिनट रुकना। तो एडिशन वाले की तुम लोगों ने करके दिखा दिया, है ना? इनपुट। अब मैं तुम्हें अगर एक सवाल नया देता हूँ तो, और तुम सबको दे रहा हूँ, और तुम लोग मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं लिखता हूँ राइट अ सुडो कोड, राइट अ
सूडो कोड टू इनपुट आ नंबर। अच्छा, ये जो सूडो कोड है ये बेसिकली समझ लो, नॉर्मली जो मैथमेटिक्स में तुम्हें सवाल दिए जाते थे, तो तुम मैथमेटिक्स के सवाल को अपने जहन में या पेपर पे सॉल्व करते थे और उसका जवाब देते थे। तो सूडो कोड में एग्जैक्टली यही होगा कि हम सब, मैं तुम्हें सवाल दूंगा, तुम उसे समझोगे और उसको फिर समझने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज में उसका जवाब दे दोगे, उसके सॉल्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे बता दोगे। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट अ नंबर एंड आउटपुट, एंड आउटपुट इट्स स्क्वायर एंड क्यूब। अब ये सारे काम तुम्हें बआसानी आते हैं। मैं तुम सब बच्चों को अगर कोई नंबर दूंगा और बोलूंगा कि इसका स्क्वायर क्यूब बताओ, तुम लोग हंसते ही खेलते बता दोगे मुझे, है ना। लेकिन सूडो कोड फॉर्म में उसको जो लिखना होगा वो अब हम लिखेंगे। तो मैंने तुम्हें सवाल दे दिया है, ठीक है। मुस्तफा, अभी मैं डिक्लेरेशन पे बात नहीं कर रहा, तो इसलिए हम अभी डिक्लेयर को फिलहाल के लिए आधे पौने घंटे के लिए थोड़ा स्किप करेंगे। डिक्लेरेशन में जरा थोड़ा बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो तुम सबको मैंने 81 पार्टिसिपेंट्स को ये टास्क दिया है कि मुझे इसका सॉल्यूशन सूडो कोड में लिख के दिखाओ। जैसे ये अभी तुमने देखा ना यहाँ पे। तो बेटा सबसे पहले जो हमसे कहा गया है वो कहा गया इनपुट अ नंबर। सो यू ऑल नो कि इनपुट अ नंबर का तरीकेकार ये होता है कि हम लिख देते हैं। इनपुट के लिए हमें इनपुट ही लिखना पड़ता है बस, ठीक है। इनपुट लिख दिया। अभी की नंबर है तो नम वन नम टू लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नम लिख सकते हैं। इनपुट नम लिख दिया, पहला स्टेप इनपुट हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर क्या है कि नंबर तो आ गया। अब तुमने इस नंबर को स्टैरिक लिखना है और फिर नंबर लिखना है, यानी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। और एरो का साइन जरूरी है, क्योंकि ये वाला साइन हमेशा इस्तेमाल होता है असाइन करने के लिए, यानी नम इंटू नम होके जो भी वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी किसके अंदर, स्क्वायर में। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सही है। इसी तरह क्यूब अगर करोगे तो क्यूब के लिए दो काम कर सकते हो, या तो तुम नम इंटू नम कर दो, ये भी कर सकते हो। और या फिर तुम नम इंटू स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ऑलरेडी नम इंटू नम कैलकुलेट होके आ रहा है। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात। और आखिर में आउटपुट कर देंगे। और आउटपुट क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और क्यूब करेंगे। बेटा आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ नहीं आया माहीन? तुम्हें कहता हूँ सेवन, सेवन का स्क्वायर बताओ, तुम क्या जवाब दोगे? माहीन 7 का स्क्वायर बताओ, क्या जवाब दोगी? 49। कैसे किया तुमने? पहले मैंने तुम्हें नंबर दिया इनपुट, ठीक है। तुमने उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 7 7 से 49 आ गया, तो तुमने मुझे उसका जवाब दिया, है ना। माहीन मुझे बताओ 3 का क्यूब क्या होगा? माहीन 3 का क्यूब बताओ। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ऐसा ही है, अगर आप 3 देते हो, देखो इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो तो कुछ भी आ सकती है। तो अगर आपने 3 दे दिया तो 3 इंटू 3 होके सम के अंदर आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा 9। और अगर क्यूब करोगे तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो क्यूब के अंदर 27 आ जाएगा। आउटपुट का मतलब होता है कि जो भी रिजल्ट आया है उसको स्क्रीन पे ले आओ। तो स्क्वायर का जब रिजल्ट प्रिंट कराओगे तो 9 आएगा, और क्यूब का कराओगे तो 27 आएगा। बच्चों अब आई बात समझ में? ठीक है। अभी हम बाद में बात करेंगे मुस्तफा के बड़े के लिए क्या करना है नहीं करना, वो तुम सही कह रहे हो। अगर हमें बड़े के लिए करना है तो फिर हम उसको कैप लगा के 2 कर सकते हैं, दैट इज फाइन। अगर वो नंबर देता तो आई वॉज करेक्ट। राफे का क्या सवाल है? डू आई हैव टू राइट वैल्यू एज वेल? नहीं, तुम लोगों को वैल्यू नहीं लिखनी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जितना कुछ मैं राइट से लिख रहा हूँ ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पेपर में तुम्हें जितना कुछ ग्रीन से लिखा है सिर्फ वो लिखना होगा। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आती है? महानूर जैसे तुमने लिखा है सही लिखा है। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊंगा, महानूर तुम ना ये खा गई हो। ये ऑपरेटर बड़े जरूरी हैं। ऑपरेटर से मुराद कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो उसके बाद जो जाएगी, तो जाने के लिए ये एरो बड़ा जरूरी है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये सूडो कोड के अंदर इस्तेमाल होता है वैल्यू को वेरिएबल में डालने के लिए। अब वेरिएबल क्या होता है? ये साथ साथ जो जो चीजें मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ ना ये लिखते भी जाओ, ठीक है। वो नंबर नहीं देगा अमूमन अलीना, वो देगा तो फिर वो ट्रेस टेबल है, वो एक अलग चीज होती है। यहाँ पर मैं तुम्हें दो चीजें बता देता हूँ। वेयर इज द प्रोसेस? बेटा ये प्रोसेस है स्क्वायर एंड कैलकुलेट क्यूब का, स्क्वायर एंड क्यूब का कैलकुलेट होना, इस चीज को प्रोसेस कहते हैं। अभी तुम लोगों को ऊपर बताया था ना मैंने कि हमारे पास किसी भी सूडो कोड के लिए सबसे पहले क्या होता है, इनपुट। इस इनपुट के बाद दूसरी चीज क्या होती है, प्रोसेस।
और तीसरी चीज क्या होती है, आउटपुट। तो हर सूडो कोड के अंदर ये तीन चीजें लाजमी है। ठीक है, इक्वल साइन नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई यहाँ पे इक्वल साइन लगाता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सूडो कोड में इक्वल साइन इस्तेमाल इस चीज के लिए नहीं होता। वो किस चीज के लिए होता है वो हम बाद में बात करेंगे। सही है। अच्छा, अब एक चीज है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने पूरा ये लिखा है सूडो कोड, इसमें वेरिएबल कितने इस्तेमाल किए हैं? ये जो मैंने लिखा है, ये पूरा कोड, इसमें वेरिएबल कितने इस्तेमाल किए हैं? दो किए हैं? तीन किए हैं? जिसने कहा तीन वो सही कह रहा है। क्यों? इसमें एक वेरिएबल है बेटा मेरा नम, एक वेरिएबल है स्क्वायर, और एक वेरिएबल है क्यूब। ऐसे ही है। अच्छा, अब हम एक चीज और पढ़ेंगे। हमारे पास एक चीज होती है, जब हम कोई भी सूडो कोड लिखते हैं, तो सूडो कोड के अंदर जो भी इनपुट लेते हैं तो उस इनपुट की एक डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब कि ये किस तरह का डाटा रखता है। ये जो नम है इसका डाटा क्या हो सकती है, इसकी डाटा टाइप क्या हो सकती है? व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ नम? पहले इसको जरा समझ लो कि, हाँ, जिन लोगों ने पढ़ा है वो बता सकते हैं कि सर नंबर जो है ना वो एक इंटीजर है। नंबर जो है वो एक इंटीजर है। ये तुम्हारे पास जो नोट्स है ना, नोट्स का पेज नंबर, चैप्टर नंबर 7 है ये। ठीक है, उसका पेज नंबर 3 है ये, चैप्टर 8 का। नोट्स में चैप्टर 8 का पेज नंबर 3 है। तो जब भी आप कंप्यूटर को कोई डाटा दोगे, तो वो डाटा आपका, एक तो अगर नंबर है, ठीक है, तो इंटीजर कहलाएगा बिना डेसिमल के। इंटीजर क्या है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर। अगर वो नंबर डेसिमल है तो वो रियल कहलाएगा, अगर डेसिमल रखता है। अगर वो नंबर सिर्फ एक सिंगल कोटेशन समझते हो, जैसे ये सिंगल कोटेशन आ रही है, अगर ये सिंगल कोटेशन रखता है तो वो कहलाएगा कैरेक्टर। कह भी रहा है कैरेक्टर इज अ सिंगल कैरेक्टर, अगर सिंगल कैरेक्टर है सिंगल कोटेशन में, कैरेक्टर है। अगर वो एक से ज्यादा, ठीक है, या सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स रखता है, अब ये डबल कोटेशन में आता है, जैसे हेलो लिखा हुआ है ना, तो हेलो को यहाँ डबल कोटेशन में लिख देते हैं, ये स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग क्या कहलाता है? फ्लोट और रियल दोनों इस्तेमाल हो सकता है, बट रियल ज्यादा बेहतर इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग एक ऐसा नंबर होता है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस, तुम्हारे घर का एड्रेस, तुम्हारा ईमेल एड्रेस, ये सब स्ट्रिंग कहलाता है। और बूलियन एक ऐसी डाटा टाइप है जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ये बेसिक डाटा टाइप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कि हम जब कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं तो वो कंप्यूटर का डाटा डिफरेंट टाइप्स रखता है। तो अगर वो नंबर है तो इंटीजर है, अगर डेसिमल है तो रियल है, अगर सिंगल कैरेक्टर है तो ये है, और स्ट्रिंग के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, और बुलियन के लिए ट्रू या फॉल्स होंगे। ये बात तो मैं समझ में आती है सबको यहाँ? हम जरा वापस आते हैं जो हम काम कर रहे थे। तो वो आगे की बात करेंगे मुस्तफ़ा, वो डेटाबेस में। तो मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि अब जरा बताओ कि इसमें तुम्हें वेरिएबल कितने नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी समझ लेना, एक चीज होती है वेरिएबल और कांस्टेंट। ये भी नोट्स में तुम्हारे पास गिवन है, चैप्टर नंबर 8 जो प्रोग्रामिंग का है। क्योंकि मैं तुम्हें सूडो कोड और प्रोग्रामिंग साथ साथ पढ़ाऊंगा, तभी समझ में आएगा। तो एक चीज तुम्हें और पता चलेगी, वेरिएबल और कांस्टेंट। बेसिकली ये जो तुम नम लिख रहे हो, ए लिखोगे, बी लिखोगे, जो भी इनपुट कराते हो, वो सब के सब वेरिएबल कहलाते हैं। वो सब के सब वेरिएबल कहलाते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि वेरिएबल आर द इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, वेरिएबल्स आर द लोकेशन विद इन कंप्यूटर मेमोरी, एंड द डाटा एसोसिएटेड विद द वेरिएबल इज स्टोर्ड इन दिस लोकेशन। यानी अगर तुम जैसे ही नम लिखते हो ना, तो तुम्हारी मेमोरी में एक लोकेशन ऑक्यूपाई कर ली जाती है नम के नाम से। जब तुम उसके अंदर नंबर डालते हो तो वो नंबर उसके अंदर कंटेन कर लेता है। यानी नम इज अ मेमोरी लोकेशन। नम तुम्हारे एक मेमोरी लोकेशन है। जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो फिर ये डाटा को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करती है। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ बिना मेमोरी के तो काम करेगी नहीं ना। तो जब भी हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल हमेशा एक नाम हो जाता है। यानी वेरिएबल हमेशा किसी वेरिएबल का मतलब, कोई भी इस तरह से ए बी या नम, उसका नाम रख दिया जाता है, और वो फिर एक मेमोरी लोकेशन बन जाता है। दूसरी तरफ कांस्टेंट भी एक मेमोरी लोकेशन होती है जो डाटा को स्टोर करती है, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते।
कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज नहीं करते। वेरिएबल इज यूज टू होल्ड द डाटा। ज्यादा बेहतर डेफिनेशन ये है मानूर, डाटा। ठीक है। कांस्टेंट अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा शीजा। कांस्टेंट से मुराद, कांस्टेंट में ये बताओ कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक कितने होते हैं शीजा? नंबर ऑफ डेज इन अ वीक कितने होते हैं? 7। क्या इसको चेंज कर सकती हो? नहीं कर सकती ना, तो बस ये कांस्टेंट है। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, क्या इसको चेंज कर सकती हो? नहीं कर सकती ना। तो कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी की मिसाल है। एक अगला सवाल, एक सवाल शुरू करता हूँ मिसाल के तौर पे। ये राइट अ सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड, और ये तुम सब कर सकते हो। राइट अ सूडो कोड टू इंटर, टू इंटर अमाउंट इन डॉलर, अमाउंट इन डॉलर, एंड कन्वर्ट इनटू रुपीस, एंड कन्वर्ट इनटू रुपीस। क्या तुम लोग ये वाला सारा काम कर सकते हो? कर सकते हो ना। ठीक है, 365 ही ले लो उम्र फिलहाल उसको। इसका ये वाला मुझे सूडो कोड कौन कराएगा? रेज योर हैंड। कि हमें अमाउंट इनटू डॉलर डालना है और कन्वर्ट इनटू रुपीस करना है। तो ये सबसे पहले हाथ रेस किया है। रेयान से पूछते हैं। रेयान, सबसे पहला काम क्या करूंगा बताना रेयान। तो पहले इसके अंदर हम इनपुट इनपुट नंबर कर देंगे। नंबर नहीं करेंगे ना, वेरिएबल वो वाला इस्तेमाल करो। क्या वेरिएबल नंबर होगा यहाँ पे? यहाँ पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं होगा। यहाँ पे नहीं, वेरिएबल नहीं तो होगा। होगा। वेरिएबल अमाउंट लिख लो, रुपीस लिख लो। समझ रहे हो? इसे मतलब समझ रहा नम नहीं करूंगा, इनपुट रुपीस बोलूंगा। या हूँ। चलो इसे तुमको अगर ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है तो इनपुट अमाउंट लिख देता हूँ। अमाउंट इज समथिंग दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड वेल। इनपुट अमाउंट, कि भाई पैसे कितने ये बता दो। तो अमाउंट यहाँ पे एज अ वेरिएबल इस्तेमाल होगा, सही है। अगला ठीक है। बोलो रेयान। तो इसके बाद हम लिखेंगे इसके बाद हम लिखेंगे कि प्रोसेस लिखेंगे। फिर एक एरो बना के लिखेंगे कन्वर्ट अमाउंट इन डॉलर। अच्छा, थोड़ा सा रुको, इस्माइल तुम बताओ। इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बताओ इस्माइल, क्या करूँ? कहाँ सर अब गायब? हम लोग एक वेरिएबल, सर आवाज आ रही हाँ हाँ, बोलते जाओ बोलते जाओ। है? सर अब हम इसके अंदर एक वो वेरिएबल बनाएंगे। अमाउंट नाम रख सकते हैं, वरना कन्वर्जन इसके नाम रख सकते हैं। और हम्म, फिर जो हमारे पास कन्वर्जन का रेट है, हम उसको अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। है ना। तो मैं कहता हूँ आज का जो रेट है वो लेट सपोज 288 रुपीज है। तो 288 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब सही है, चेंज नहीं होगी ना। टू नहीं एटी सर। एट इज अ फिक्स वैल्यू। 288 को क्या करेंगे हम? सर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कर देंगे। है ना, जो भी अमाउंट है, $20 है तो 20 को मल्टीप्लाई बाय 288 कर देंगे। और स्टोर किस में करा देंगे? डॉलर के वेरिएबल में कर देंगे। जी सर। सही है। अच्छा चलो महानूर, अब आप बताओ। ऑनलाइन महानूर। सर। हाँ जी, पूछो। महानूर, आगे क्या करूं? अच्छा, एक सेकेंड। इब्राहिम सिद्दीकी, आप बताओ। इब्राहिम सिद्दीकी, इब्राहिम सिद्दीकी। अच्छा, तुम्हारी जी बहन सर बहुत आवाज स्लो आ रही बता रही है। है। अरे भाई, तुम तो नहीं भी बोलोगे तब भी आ जाएगी। अब बोलो, आगे क्या बोले? अब आखिरी बताओ, क्या करूं? सर आउटपुट करेंगे अब हमसे। आउटपुट करेंगे, सही है ना। आउटपुट डॉलर। आउटपुट आउटपुट डॉलर। डॉलर, ठीक है। तो आउटपुट फिर हम डॉलर लिखेंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा? मिसाल के तौर पे अमाउंट में हमने डाला है 20। तो अब क्या होगा? दैट 20 विल मल्टीप्लाई बाय 288। और जो भी आंसर आ रहा है बता दो क्या आ रहा है। तो वो हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। क्या तुम लोग को यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं बच्चों?
ठीक है, वी विल राइट आउटपुट अमाउंट, नहीं अमाउंट नहीं डालेंगे ना, क्योंकि हमें आउटपुट जो करना है वो तो डॉलर के अंदर आ रहा होगा ना रिजल्ट, है ना। क्लियर एज अ डायमंड, चलो अच्छी बात है। अलीना, समझा ही रहा हूँ मेरा बच्चा कि अगर तुम्हारे पास कुछ डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, स्टैटिक मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। तो अगर तुम्हारे पास अमाउंट का वेरिएबल मतलब ये कि $20 पड़े हुए हैं, तो बल्कि हाँ एक छोटी सी चीज करनी है, ये बात सही है कि हमने अमाउंट इन डॉलर डाल के रुपीज में कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो रुपीज में होगा, क्योंकि ऊपर जो डाला गया है वो डॉलर में है और यहाँ पे जो कैलकुलेट हो रहा है वो रुपीज में हो रहा है, तो हम इसको रुपीज कर देंगे। अब समझ में आ रहा है, लिखा हुआ भी था ना कि अमाउंट इन डॉलर डालना है और कन्वर्ट होना चाहिए रुपीज में, तो फिर वो रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात बीच में रुक गई थी, रह गई थी, वो ये थी कि यार ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ नम, स्क्वायर और क्यूब, तो ये जब हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ऊपर एक दो लाइनें छोड़ देनी चाहिए, ताकि हम उन वेरिएबल्स को जो हम नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं बता सकें कि यार वो भी कोई वैल्यू रखते हैं। तो उसके लिए हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं, डिक्लेरेशन। डिक्लेयर में हम बताते हैं कि हम नीचे कितने वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम नीचे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नम कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं और क्यूब कर रहे हैं, और ये तीनों जिस डाटा टाइप से बिलोंग करते हैं वो डाटा टाइप है इंटीजर। तो ये एक लाइन हमें जरूर, है ना, डिक्लेरेशन हमेशा पहले की जाती है, बाद में नहीं की जाती, तो डिक्लेरेशन हम हमेशा ऊपर पहले करते हैं। तो ये जो नीचे वाला सवाल कराया था उसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू को डिक्लेयर भी कर दिया। अच्छा, इसी तरह ये वाला भी जो हमने सवाल कराया बहुत छोटा सा सवाल था, इसके अंदर भी हम क्या लिखेंगे, डिक्लेयर लिखेंगे। और डिक्लेयर लिख के क्या क्या वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, अमाउंट का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं और हम वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं रुपीस का, बस ये दो ही टोटल वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इसको अब हम जो है जिस वेरिएबल से लिखेंगे उसको रियल लिखेंगे। रियल इसलिए लिखेंगे कि हो सकता है हम वैल्यू डेसिमल में भी डाल दें, तो रियल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू विद डेसिमल भी आ सकती है। और जो 288 का इस्तेमाल किया हमने, दैट 288 इज द वैल्यू विच इज कांस्टेंट। बट यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट नंबर का इस्तेमाल कर लिया, तो फिर कांस्टेंट को डिक्लेयर कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये होता कि हम इस 288 के बजाय अगर हम ऊपर लिखते डॉलर और एरो डाल के 288 लिखते, ठीक है ना, तो फिर हम उसको कांस्टेंट डिफाइन करते, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास सवाल छोटा है ना, 4 मार्क का है, तो वहाँ डिक्लेरेशन नहीं करते। उमर को डिक्लेरेशन नहीं समझ में आई। उमर, आसान लफ्जों में जो भी तुम्हारे प्रोग्राम में वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तुम्हें ऊपर उन वेरिएबल्स के बारे में बताना पड़ता है कि वो वेरिएबल्स किस टाइप के हैं, तो इसके लिए हमें ऊपर डिक्लेरेशन करानी पड़ती है। उमर, माइक पे एक्सेस दे रहा हूँ, जरा माइक पे आओ उमर। जी सर। हाँ उमर, मैं ये कह रहा हूँ, हम अपने प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, हमें उसकी ऊपर एक डेफिनेशन देनी होती है, उस डेफिनेशन को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। तो तरीकेकार ये होता है कि डिक्लेयर लिखने के बाद जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे अमाउंट हो रहा है, रुपीज हो रहा है, तो वो लिखने के बाद बस उसकी डाटा टाइप लिख देते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं कि हाँ भाई हमने डिक्लेरेशन कर दी। अलीना, डिक्लेरेशन अगर 6 मार्क का सवाल है तो फिर हम उस पर डिक्लेरेशन कर देंगे, अगर 2-3 मार्क का सवाल है तो फिर हम उस पर डिक्लेरेशन नहीं करेंगे। क्या तुम लोगों को सबको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं जवानों? हम सर, हाँ जी। तो हम रियल की जगह इंटीजर भी लिख सकते थे। हाँ लिख सकते हो, मैंने इसलिए लिख दिया जस्ट फॉर सेफ साइड कि अगर मैं वैल्यू डेसिमल में दे रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास अभी $17.5 पड़े हुए हैं, तो फिर रियल काम करेगा, ठीक है सर। तो मसला नहीं है, इंटीजर और रियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक थोड़ा सा जादू करेंगे। आ, हमने जो लिखा है ना, हमने 3 सूडो कोड लिखे हैं, एक ऐड करने का, एक स्क्वायर का और एक क्यूब का। अब हम जो हमने किया है ना काम, अब हम उसको जरा देखते हैं लाइव कि यार वो चलेगा तो कैसे चलेगा। अभी जैसे मैंने तुम्हें वो सिर्फ लिख के दिखाया है, लिख के दिखाने का मतलब है अब तक की मैं जितनी तुमसे बातें कर रहा हूँ वो बातें हैं बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन की, कि मैं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ फर्ज करो कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो हो कैसा रहा है, हकीकत में कैसे होगा, वो मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने बताया है कि जो भी तुम काम करो उस काम के लिए सबसे पहला काम क्या करो, डिक्लेरेशन का। तो डिक्लेयर हो गया। अभी हमारा जो वो है टास्क है, वो ये है कि सम करना है हमने। तो सम करने के लिए तुम्हें याद है कि हमने num1 और num2 लिए थे, डू यू रिमेम्बर? ठीक है,
अच्छा, अभी मैं चाहूंगा कि एक बच्चा मेरे साथ लाइन पे रहे। तो मोहम्मद सुलेमान, माइक पे आओ। मोहम्मद सुलेमान आ गए? एवरीवन कैन सी। अरम, आ रही है स्क्रीन सामने? जी जी। अरम, ये बताओ कि 2 नंबर को सम करने के लिए हम क्या करते थे? सर दो नंबर को सम करने के लिए हम दोनों प्लस लगाते थे। है ना? जैसे मैंने लिखा इनपुट इंटर फर्स्ट वैल्यू, और फिर मैंने दोबारा नीचे लिखा इनपुट num1, लाइन नंबर 3 पे। सही कर रहा हूँ? ठीक है। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ इन आउटपुट में इंटर सेकेंड वैल्यू। आउटपुट में जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ना, विद इन ब्रैकेट, वो बस जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा। इसका और मजीद कोई काम नहीं है। तो इस तरह आराम 2 नंबर इनपुट करा लिए। समझ में आ रहा है? जी जी। अच्छा, सम के लिए क्या किया था हमने? सर सम को हम लोग पहले लिखेंगे और डिक्लेयर कर एरो वाली साइड करते हैं सम के हम। लिए नंबर नम टू कर देंगे। अब जी क्योंकि जी यही सर। नंबर नम टू तो हो गया, लेकिन सम को हमने डिक्लेयर नहीं करा है, तो हम ऊपर सम को भी डिक्लेयर करा दें। सही है ना? और आखिर के जी अंदर क्या करते हैं, आखिर के अंदर जो सम की वैल्यू उसको आउटपुट करा दें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर्स आर, और इसके बाद कॉमा लगा के, अच्छा आउटपुट के हाँ अंदर जी। तो ठीक है, और हम फिर सम की वैल्यू आउटपुट करा दें। कैसे ही है? जी जी सर इस तरह करना पड़ेगा। तो ये देखो एग्जैक्टली ये सूडो कोड जो हमने किया था ना, अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये चलेगा। अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, रन किया, राइट साइड पे देखना इसकी आउटपुट विंडो आएगी। ये क्या कहेगी। आपसे स्क्रीन पे फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है? जी मांगे। मैंने 23 दे दी। देखो राइट साइड पे 23 ले गया वो। दोबारा 45 दी, 45 ले ली। और सम ऑफ टू नंबर्स आर, सम में मसला आ रहा है, क्या कह रहा है? डिड यू फॉरगेट टू यूज एन ऑपरेटर? हाँ। तो इसमें छोटा सा काम ये होगा कि यहाँ पर हमें कॉमा डालना पड़ेगा। मतलब वो एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा डलेगा, फिर सम आएगा। तो अब हम इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगा। तो छोटी मोटी सिंटेक्स की गलतियां हो सकती हैं। सिंटेक्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो सही चलेगा। देखो मैंने 23 डाला, चला गया। मैंने 45 डाला, चला गया। क्या मुझे नीचे हम दोनों का सम करके सही दे रहा है? जी सर। है ना? तो मुबारक हो, आज आप लोगों ने अपना पहला कोड समझ लिया और लिख लिया। हाँ जी, कैसा लगा? तो सुडो कोड इज व्हाट वी राइट इन द पेपर एज अ सॉल्यूशन, और हम जो वहां लिखेंगे हम इसको यहाँ चला के भी देख सकते हैं। तुम लोग को समझ में आ रहा है भाई? तो मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ये मैं ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। और फिर हम इसी तरह आगे 2 और किए थे हमने सवाल। कौन कौन से थे बताओ? जल्दी से बताओ सम के बाद। और अब कौन बच्चा आएगा मेरे साथ माइक पे? शाबाश, बताओ। हु इज कमिंग नेक्स्ट? अमीना हारिस। आप आ जाओ बेटा। अमीना हारिस, हाँ जी कुछ बोलो। आवाज आ रही है? हेलो। माइक ऑन है लेकिन आवाज कम आ रही है बेटा आपकी। अच्छा। उमर, और कौन है? ख्वाजा माज, ख्वाजा माज आप आ जाओ। ख्वाजा माज, एक्सेस है आपके पास? आ रही है आवाज ख्वाजा माज? हाँ जी बोलो कुछ, ख्वाजा माज। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा माज, अगला सवाल हमने किया था स्क्वायर एंड क्यूब वाला। इसको हम स्क्वायर क्यूब में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसी कोड को? स्क्वायर एंड क्यूब में हाँ। स्क्वायर क्यूब के लिए कितने नंबर देने थे हमें? स्क्वायर क्यूब एक ही नंबर तो देना था। नंबर तो एक ही था, जी है ना? जी। तो हम कह सकते हैं इंटर फर्स्ट वैल्यू के बजाय हम सिर्फ लिख सकते हैं इंटर वैल्यू, ताकि वैल्यू इंटर कर दे। स्क्वायर के लिए क्या तरीका बताया था मैंने? स्क्वायर के लिए नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। मास समझ में आ रहा है? जी सर, सर असल में लेट आता हूँ।
अच्छा, नम इंटू नम हो गया। और क्यूब के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तीन दफा मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों भी कर सकते हो और स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि उस स्क्वायर के अंदर ऑलरेडी नम इंटू नम आ रहा होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक यस। है। और अब हम यहाँ लिख सकते हैं आउटपुट में करके, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, और कॉमा डाल के स्क्वायर लिख देते हैं। तो क्या होगा, स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह नीचे, नीचे वाली लाइन कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ लिखेंगे क्यूब ऑफ अ नंबर। यहाँ लिख देंगे क्यूब ऑफ अ नंबर। और क्यूब के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है वो ये आ जाएगा, क्यूब। आ रहा है तुम लोगों को समझ में? और जी सर। यहाँ सर आप एक सवाल। हाँ, पूछो पूछो। सर इस तरह हमने कहा था सिंटेक्स एरर आ सकता है, तो सर पेपर में तो हमारे पास कोई टर्मिनल वगैरह होगा नहीं, तो मुझसे पता किस तरह चलेगा सिंटेक्स एरर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा? तभी तभी तो इसके ऊपर करवा के दिखा रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मतलब अभी तो हमने आज शुरू किया ना बेटा, हम 2 महीने इसको पढ़ेंगे तो हम पक्के भी तो हो जाएंगे ना। मैथमेटिक्स में जी कितनी सारी चीजें तुम लोग सवाल करते हो, करते करते अच्छे हो जाते हो उसके अंदर, जी। तो हो जाता है। अभी हम इसको जरा शुरू करते हैं, ठीक है। रन करेंगे। रन करने के बाद हमसे ये पहली वैल्यू लेगा। अब जैसे यहाँ से छोटी मोटी गलती हमें बता रहा है, तो हम देख लेते हैं। कहता है स्क्वायर हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। तो ऊपर मैंने स्क्वायर और क्यूब को डिक्लेयर नहीं कराया है, तो यहाँ तो अच्छी बात है ना। स्क्वायर भी करा देंगे और क्यूब भी करा देंगे। तो जो जो वेरिएबल हमें इस्तेमाल करने होते हैं, हमें ऊपर उसकी डेफिनेशन देनी होती है। तो अब हम करेंगे, तो अब ये चलेगा। अब चलने के बाद ये कहता है पहली वैल्यू दो, स्क्वायर इंटू नम, नो वैल्यू हैज बीन असाइंड टू इंटीजर नम। हाँ, एक बात तो है कि हमने मैसेज तो करवा दिया कि इंटर वैल्यू करो, लेकिन हमने इनपुट थोड़ी लिया है। तो इनपुट भी ले लेते हैं और इनपुट नम कर देंगे। इनपुट नम लेगा तभी तो चलेगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैं थोड़ा पर्पसली छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जितनी ज्यादा गलतियां तुम्हारे सामने दिखेंगी ना, तुम्हें याद रहेंगी। अब जैसे इंटर वैल्यू कह रहा है, तो इंटर वैल्यू में अगर मैं 3 डालता हूँ तो ये ओके करेगा। इसने 3 लिया और राइट साइड पे देखो उसका स्क्वायर 9 और उसका क्यूब 97 दिया। क्या ये सही काम कर रहा है, बताना मुझे। सब बताओ। सबको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कोडिंग थोड़ा समझ के, सूडो कोड समझ के? हालांकि ये मैं तुम्हें सिर्फ सूडो करा रहा हूँ, पाइथन अलग होगी। तो अभी मैं पाइथन इसलिए नहीं करा रहा कि तुम लोग खिचड़ी ना बन जाए तुम्हारे जहन में। तो सूडो कोड इसलिए क्योंकि पढ़ाया है, इसको चला के भी दिखा दिया, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। यहाँ तक बताना बच्चों, कैसा चल रहा है सब? हमने 3 सवाल जो हैं पढ़े थे, और उन 3 सवालों में से 2 हमने अभी कर लिए। ठीक है। एक आखिरी रह गया, कौन सा वाला था? और अब मेरे साथ कौन आ रहा है माइक पे, जल्दी बताओ। कौन रह गया था? अच्छा जी, अर्शमा रेहान, आप आ जाओ। अर्शमा रेहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अर्शमा, तीसरा वाला कौन सा किया हमने? अमाउंट इन डॉलर वाला, करेंसी वाला, है ना? अमाउंट इन डॉलर हाँ, तो उसका बताओ, उसके लिए क्या मल्टीप्लाई की चेंजेस करूँ? उसके लिए क्या क्या चेंजेस करूँ यहाँ? हम करेंगे इनपुट अमाउंट और फिर डिक्लेयर में अमाउंट डाल दूँ? डिक्लेयर। जी। डिक्लेयर में डॉलर डाल दूँ? जी। है ना? अच्छा, तो इंटर वैल्यू की जगह लिख देते हैं इंटर अमाउंट। जी। इंटर अमाउंट, अमाउंट इनपुट करा दिया। अब क्या करूं? अब डॉलर जो अमाउंट की वैल्यू है, जो अमाउंट की वैल्यू है, इसको क्या कर देते हैं? 280 290 जो भी समझ में आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। सही किया। जी। और आउटपुट क्या कराना है? अमाउंट इन रुपीस। सर तो आपने प्रीवियसली करवाया था कि डॉलर। पहले इंटर अमाउंट कराया था ना जी। मैंने। तो जो भी अमाउंट है वो इनपुट हो जाएगा, और फिर उस अमाउंट को जब 290 से करोगे तो वो रुपीस आ जाएगा। अगर तुम डॉलर कह रही हो ना, तो चलो इसको हम डॉलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे कर लें। अब सही है, यही कह रही हो ना तुम? जी। यानी डॉलर करवा दें, चलो। डॉलर का मतलब है कितने डॉलर है, सही है। और रुपीस का भी इस्तेमाल होगा। तो अब हमने कर दिया, अब हम करते हैं अमाउंट इन रुपीस, और वेरिएबल में रुपीस डाल देते हैं। अर्शमा, समझ में आ रहा है? जी। तो बस ये हो गया। इसको भी चला के देख लेते हैं।
तो डिक्लेयर कराया इंटर अमाउंट, तो जो भी अमाउंट होगा डॉलर में वो आ जाएगा यहाँ पे, इंटर अमाउंट इन डॉलर, जो भी अमाउंट डॉलर में होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद जो है उसको 290 से मल्टीप्लाई करा के रुपीज में कैलकुलेट हो जाएगा। चलाते हैं इसको। छोटी मोटी गड़बड़ आ रही, देख लेते हैं क्या कह रहा है। अमाउंट हैज नॉट बिन डिक्लेयर, हाँ मैंने ऊपर उस अमाउंट को वेरिएबल डॉलर से रिप्लेस कर दिया था ना, तो मैं यहाँ डॉलर लिख देता हूँ, बस ये मसला आ रहा था। तो बस ये देखना है कि ऊपर जो वेरिएबल होगा वही नीचे होना चाहिए। तो अब हम इसको चलाते हैं। इंटर अमाउंट इन डॉलर, तुमने कहा मेरे पास $30 है और ओके किया, उसने 30 को 290 से मल्टीप्लाई करा के अमाउंट इन रुपीस बता दिया। क्या तुम्हें समझ में आ रही है बात ये वाली? बताना बेटा। करिश्मा मौजूद हो? ठीक है। तो इसको ऐसे एक बार थोड़ा सा मैंने कॉमा डाल के रुपीस जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, ताकि 8700 के साथ रुपीस भी लिखा हुआ आ जाए। तो हम इसको अब चला के देखते हैं। इंटर अमाउंट मांगा है इसने, अमाउंट हमने डाल दिया लेट्स सपोज $45। तो ये फिर हमें जो रिजल्ट देगा 45, तो ये हमें लिखा हुआ आ रहा है 13050 रुपीस। क्या तुम लोगों को समझ में आ रही है ये वाली बात? बताना बच्चों। तो शिजा, यहाँ तक का समझ में आया? तुमने बोला था ना कि सर इसको सूडो कोड के ऊपर चला के दिखा दें। समझ में आ रहा है? यस एक्सेस सर। है तुम्हारे पास शिजा माइक पे? आवाज आ रही है हेलो। शिजा? हाँ जी अब आ रही है। हेलो। जी जी आ रही है ये। आवाज। क्लियर है? यस। तो यहाँ तक हो गया। अब मैं तुम लोगों को एक बस छोटा सा पोल्स हमारे सामने शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर बता दो आज की क्लास कैसी रही। वैसे भी बता दो कि आज की क्लास में तुम लोगों को सारी बातें समझ में आई हैं। तो ये बड़ी अच्छी क्लास आज की तुम्हारी होपफुली रही होगी, क्योंकि तुमने आज सूडो कोड लिखना सीखा है। ठीक है ना? तो सूडो कोड इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आज तो बड़ा बेसिक पढ़ा था हमने, बट ये कि आगे जब हम जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर हम थोड़ा आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। वाई डू मल्टीप्लाई बाय 290? मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा डॉलर 290 रुपीज़ का है, ये वजह है। ठीक है। तो ये वजह थी इसकी। तुम लोग ज़रा पोल के ऊपर सबके सब ज़रा एक पार्टिसिपेट कर दो। और तुम लोग के अगर कोई सवाल है, क्लास तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। और यू गाइस कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। जुम्मे को 4 बजे टेस्ट है, 4 से 4:30 बजे छोटा सा टेस्ट होगा। ठीक है, सबने देना है। और फिर बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तुम लोग के सवाल है तो वो मैं पढ़ के पाकिस्तानी 4 बजे। ठीक है, पाकिस्तानी 4 बजे। रिवीजन तुम कर लेना उससे, लेक्चर से। टेस्ट में एस की भी है, लिखा है मैंने उसके अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज, है ना? तो होगा ना वो। तो अगर किसी को कोई रिवीजन का मसला हो तो प्लेलिस्ट तुम्हारे पास ही है, तो जिस टॉपिक में मसला उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। पास पेपर तुम लोगों के पास सबके पास मौजूद है। ठीक है।